बचाने के उपाय हम कैसे कर सकते हैं, एक एक करके जानेंगे। चूंकि टॉपिक थोड़ा सीरियस है, नोट्स बनाते चलिए। सीरियस टॉपिक इसलिए क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है कि यदि ये एक बार आ गया शरीर के अंदर तो जाना बहुत मुश्किल होता है, और यदि गया भी तो साइड इफेक्ट्स दवाइयों के और बाकी जो जिंदगी भर साथ में रहते हैं, और एक जो पीड़ा है वो रहती ही है। तो इसके लिए क्या है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। कैसे हम बचा सकते हैं अपने आप को कैंसर से, उसके बारे में आज हम ज्यादा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कैंसर स्पेशल आज का हमारा सेशन। जैसे आप इस चित्र में ही देख पा रहे हो, कैंसर, कर्क, या हमारे डैमेज एबनॉर्मल सेल्स है। ये पूरे शरीर आजू बाजू के कोशिकाओं को डैमेज करती है, टिश्यूज को डैमेज करती है। कैसे डैमेज करती है? हमारा जो ब्लड सिस्टम है, ब्लड में से जाके इधर उधर आगे बढ़ते हुए ये हमारे टिश्यूज को और ऑर्गन्स को डैमेज करती है। तो कैंसर जो है यह शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है। अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलॉन, स्किन कैंसर। और कैंसर का जो ट्रीटमेंट है इसमें सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, और या जो भी अदर थेरेपीज हैं। तो इनको, इन कोशिकाओं को बाहर निकालने के लिए ये जो थेरेपीज होती हैं, ये अलग अलग थेरेपीज होती हैं, और इनको हम कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं थ्रू मेडिकल साइंस। प्रोसेस क्या होता है कैंसर डेवलपमेंट का? देखिए, एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल कोशिका है। अब इस पे बहुत सारे केमिकल्स हैं, इन्फेक्शंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, रेडिएक्टिव मटेरियल है, या प्रदूषण से आने वाली जो केमिकल्स हैं, हम जो रोज घरों में इस्तेमाल करते हैं, या दूसरी जो हम कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो सिगरेट, ये वो सब दुनिया भर के जो प्रदूषण हमारे हमें घेरे हुए हैं, वो सारे प्रदूषण वाले जो अवयव हैं या जो केमिकल्स हैं वो हमारे कोशिका पे अटैक करते हैं। उसके हमारा जो कोशिका में जो डीएनए होता है, जो हमारे शरीर का एकदम इम्पॉर्टेंट यूनिट है, डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जिससे हमारे शरीर के कुछ कैरेक्टर्स की पहचान होती है। तो ये डीएनए को डैमेज करता है और सेल हो जाती है डिफेक्टिव। डिफेक्टिव सेल का फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर ये नॉर्मल सेल नहीं रहती, फिर ये क्या हो जाती है? डिफेक्टिव सेल हो जाती है, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणाकार होता है, और फिर यह कैंसर में बदल जाता है। तो जेनेटिक चेंजेस हैं, मतलब क्या होता है? डीएनए में चेंज होता है, मतलब जेनेटिक चेंज होता है, और उसकी अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है, लीडिंग टू ट्यूमर फॉर्मेशन, और फिर ट्यूमर या फिर कैंसर अंदर अंदर ये बढ़ते चले जाता है। इसके कॉजेस देखेंगे यदि, तो आपको समझ में आएगा कि हम जो रोजमर्रा की चीजें हैं हमारे जिंदगी में, क्या है रूट कॉज एंड को फैक्टर्स ऑफ कैंसर। कैंसर के रूट कॉजेस देखिए, यदि स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ओबेसिटी, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। वो कहाँ से आ रहा है? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं जो हम दवाइयां लेते हैं, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, एनवायरमेंटल टॉक्सिन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, इंसोमिनिया मतलब नींद ना आना, जेनेटिकली हो सकता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में क्या क्या है देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी जिसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी मतलब जो खनिज तत्व जो कि बहुत कम मात्रा में लगते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या फिर ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत कम मात्रा में लगते हैं। ये है सेलेनियम और जिंक। दूसरा है अदर डेफिशिएंसीज में एंजाइम्स की डेफिशिएंसी है, प्रोबायोटिक्स की डेफिशिएंसी है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और पुअर डाइट। पुअर डाइट का क्या मतलब है? जहां पे हमें हमारे शरीर को लाभकारी जो अवयव हैं, लाभकारी आहार है, वो यदि हमें ना मिले तो वो कहलाता है पुअर डाइट। पुअर डाइट का ये मतलब नहीं है कि आप सुबह शाम बढ़िया खाना खा रहे हो, मतलब बढ़िया शुगर है उसमें, उसमें बहुत फैट है, अच्छा तला हुआ खाना है, छोले भटूरे हैं, मिठाई है, या फिर बाहर बढ़िया गरम गरम समोसे, जलेबी, ये सब मिल रहा है। ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं है, ये हम पुअर डाइट में काउंट करते हैं। पुअर डाइट जब होता है जब हमको
ये न्यूट्रिएंट्स ना मिले, पोषक तत्व ना मिले, विटामिन ना मिले, खनिज तत्व ना मिले, उसको हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और पुअर डाइट मानते हैं। यह हमारे शरीर को खोखला बनाता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को अच्छा नहीं रखता। फिर और क्या कारण है? वीकेंड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी कमजोर होना, लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आप बहुत आरामदायक जिंदगी जी रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी आप में है ही नहीं, टाइप 2 डायबिटीज, फिर ये सारे जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, रूट कॉज है ये। तो ये तो मुझे लगता है ये सभी को मालूम है कि ये सब क्या होता है, ओबेसिटी क्या है, डायबिटीज क्या है, इम्यूनिटी क्यों कमजोर हो रही है, स्ट्रेस क्या है, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनवायरमेंटल टॉक्सिन, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, ये जितने भी कारण हम देख रहे हैं, यही पर्सन टू पर्सन, सभी को नहीं होता कैंसर, पर्सन टू पर्सन। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये फैलते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसके आंकड़े बहुत भयानक हैं। जब हम आंकड़ों की बात करेंगे तो ये सचमुच बहुत भयानक है। रीजन इसके देखिए, ये तो हो गए कारण। अब ये जितने भी कारण हैं, इसको हम रीजन से कैसे कनेक्ट करते हैं परसेंट वाइज। अब यहाँ पे आप देखोगे दो बड़े बड़े, एक येलो में दिख रहा है 30%, डाइट। डाइट यदि आपका सही नहीं है, आपका खान पान, आहार सही नहीं है, तो 30% लोगों को सिर्फ आहार के कारण कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। और इसमें 32% है स्मोकिंग, चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग हो, चाहे वो बीड़ी हो, या वो किसी भी तरह का व्यसन हो, सेवन हो। फिर दूसरी ओर देखिए, ऑक्यूपेशनल, जेनेटिक्स, अल्कोहल 3%, पॉल्यूशन 3%, रेडिएशन 3%, और दूसरे फैक्टर्स 4%, और इन्फेक्शन के कारण 15%। तो इन सब, ये पूरे जो, इसका आप पिक्चर शॉट ले सकते हो, ये पूरे जितने भी कारण हैं, इनको हमने डिवाइड किया है। ये स्टेटिस्टिक्स है, ये हमें आंकड़े बताते हैं कि क्यों हो रहा है कैंसर। देखिए डाइट, इस पे हमें बहुत विचार करना चाहिए कि हमारी जो अभी की पीढ़ी है वो किस तरह का डाइट लेती है, क्या खाना खाती है, और उनको क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो उनका शरीर किस तरह से रिएक्ट करेगा आगे चल के। अभी नहीं समझ में आएगा, आगे 5-10 साल में ही शरीर एकदम कमजोर पड़ जाएगा, और फिर ये बीमारी बढ़ते चली जाएगी। देखिए, ये एक और आंकड़ा हमें बताता है 2012 से 2030 तक, ठीक है, 12 में जितना कैंसर था और अभी कितने कैंसर की संभावना है वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में। कैंसर केसेस आर प्रोजेक्टेड टू इंक्रीज बाय 50%, 50% और बढ़ने वाले हैं। मतलब 14 मिलियन है, कैसे हैं, 1.4 करोड़ लोग को कैंसर है था 2012 में, अब वो बढ़ के कितना हो रहा है, 2.1 करोड़, मतलब 21 मिलियन, यानी कि 2.1 करोड़। वर्ल्ड वाइड कैंसर डेथ्स जो हो रही हैं, उसमें कितना प्रोजेक्शन आता है, 60%। कैंसर के कारण जो डेथ हो रही है वो 60% है, 8 करोड़ से लेके 13 करोड़ लोगों में। ये जो आंकड़ा है, ये अमेरिकन कैंसर सोसाइटी का है, ग्लोबल कैंसर फैक्ट्स और फिगर इसमें बताए हुए हैं। ओके, तो ये अमेरिकन आंकड़ा है। राइजिंग बर्डन ऑफ कैंसर इन इंडिया, भारत में देखिए क्या स्थिति है। इंसिडेंट कितने हो रहे हैं, 2020 में थे 13.92 लाख, इसमें से मोर्टालिटी थी 7 लाख, मतलब 7,70,000 लोगों की मौत कैंसर के कारण हुई। 2021 में बढ़ के आंकड़ा हुआ 14.2 लाख, उसमें से 7,79,000 लोगों की मृत्यु हुई कैंसर के कारण। 2022 में 14.61 लाख हो गया, मृत्यु हुई 8 लाख लोगों की। और 25 में जाके ये आंकड़ा कितना हो गया, देखिए 15 लाख, अभी मृत्यु इसका आंकड़ा आना बाकी है। तो ये जो आंकड़ा है ये कहाँ से आता है, नेशनल कैंसर रजिस्ट्री डेटा रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट, आईसीएमआर, जो बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से ये सब सरकारी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां से ये आंकड़ा आता है। अब ये तो एक्चुअल आंकड़ा हम बता नहीं सकते कि ये एट एक्चुअल है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो एस्टिमेटेड इंसिडेंसेस जो हैं 2020 में 1 लाख लोगों में किए गए, जो मेल एंड फीमेल में, उसमें क्या देखा गया कि कॉमन जो कैंसर है वो कहाँ कहाँ पे, पुरुषों में लंग, फेफड़ों में, मुंह में, प्रोस्टेट ग्लैंड में, जीभ में और स्टमक में,
36% ऑफ ऑल कैंसर्स। और महिलाओं में ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस और लंग 53% ऑफ ऑल कैंसर्स। तो ये जो मेन टाइप के कैंसर हैं, कॉमन साइट्स कहाँ कहाँ पे पाई गई हैं पुरुषों में? फेफड़े, मुंह, प्रोस्टेट, टंग और स्टमक। और महिलाओं में ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी, यूट्रस और लंग कैंसर। अलग अलग तरह के कैंसर हम देख पाते हैं, एक एक करके देखेंगे। ये अपना पूरा शरीर है और एक भी ऑर्गन हमारे शरीर का बचा नहीं है जहां पे कैंसर कोशिकाएं डेवलप नहीं होती हैं। पुरुषों में थ्रोट कैंसर, कैंसर ऑफ ईसोफेगस मतलब अन्न नलिका, लंग कैंसर, स्टमक का कैंसर, बाउल कैंसर, इसमें कोलोन मतलब जो इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट होता है वहां पे कैंसर होना, कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर मतलब जो हमारा किडनी का ब्लैडर है, प्रोस्टेट का कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर और स्किन का कैंसर। और महिलाओं में देखिए थ्रोट कैंसर, कैंसर ऑफ ईसोफेगस, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा है, स्टमक कैंसर, बॉवेल कैंसर यानी इंटेस्टाइन का कैंसर, कैंसर ऑफ ब्लैडर, कैंसर ऑफ यूट्रस और सर्विक्स मतलब जो गर्भाशय का कैंसर है, और ओवरी का कैंसर मतलब ये इंपॉर्टेंट है प्रजनन तंत्र में कैंसर होना, और स्किन का कैंसर। तो ये अलग अलग तरह के कैंसर हैं। इनके बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते क्योंकि इसको ही समझाते समझाते बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो ये हो गए अलग अलग तरह के कैंसर हमारे शरीर में हो सकते हैं, और उनका जो आंकड़ा हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कितने ज्यादा संख्या में यह कैंसर की कोशिकाएं ये बढ़ती जा रही हैं। इसका रीजन देखिए क्या है, आप सभी को मालूम है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। क्या होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? जो भी हम हमारे शरीर में जो भी केमिकल्स जाते हैं, चाहे वो प्रदूषण से जाएं, चाहे वो आहार से जाएं, चाहे वो सब्जियों से जाएं, कहीं से भी जो भी केमिकल्स जाते हैं, वो केमिकल्स जो हैं हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं उनको अफेक्ट करते हैं। और इसमें देखिए कारण दिया है ओवर न्यूट्रिशन और मेल न्यूट्रिशन। तो जो हमारे शरीर का जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस है, एक प्रक्रिया होती है डिफेंस प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को यह इम्बैलेंस करते हैं। हमारे शरीर में यह एक जैविक प्रक्रिया है कि जब कभी भी कोई भी टॉक्सिन शरीर में जाते हैं या फिर कोई भी स्ट्रेस वाले जो केमिकल्स हैं वो शरीर में जाते हैं, तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया होती है, यह नेचुरल होती है और वो बैलेंस करने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि पहले भी केमिकल्स वगैरह नहीं जाते थे, जाते थे। तो हमारे शरीर में जो प्रक्रियाएं थी वो केमिकल्स को और बाकी जो फ्री रेडिकल्स जनरेट होते थे उनको बैलेंस करने में सक्षम होती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि ओवरलोड होने के कारण मतलब ये चीजें क्या हो गई, कोशिकाओं के ऊपर ओवरलोड है फ्री रेडिकल्स का, इम्बैलेंस हो गया सब कुछ। इम्बैलेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, हमारे शरीर में खुद ही एंटीऑक्सीडेंट इतने अच्छे रहते थे कि वो बैलेंस कर लेते थे। लेकिन अब क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया कि एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट जो हमारे शरीर का है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो कम पड़ रहा है। तो वो जो बैलेंस होता था पहले वो अब बैलेंस नहीं हो पाता और इम्बैलेंस हो गई चीजें। देखिए क्यों, सेल्यूलर ग्लूकोज बढ़ गया, फ्री फैटी एसिड बढ़ गए ओवरलोड और डेफिशिएंसी के कारण। उससे क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा जिसके कारण टिश्यूज के फंक्शंस बदल गए, बिगड़ गए, और रिएक्टिव ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड फ्री रेडिकल्स बढ़ते चले गए शरीर में। और जब ये बढ़ते हैं, फ्री रेडिकल्स बढ़ते हैं, तो क्या होता है, डीएनए को डैमेज करते हैं, ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करते हैं, और जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उनको सप्रेस करते हैं, और हमारी कोशिकाएं जो हैं वो एबनॉर्मल हो जाती हैं, उनसे उसको हम कैंसर बोलते हैं। इस तरह से जो कैंसर का जो डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ने के कारण। एडेप्टेशन टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ कैंसर डेवलपमेंट। यदि हमने हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको अडॉप्ट कर लिया, उसको बाहर नहीं निकाला, तो क्या होगा, कोशिकाएं खराब होना निश्चित है, निश्चित ही कोशिकाएं अपनी खराब होने वाली हैं। फिर कोशिकाओं से एक 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 जैसे आपने देखा मल्टीप्लाई होती है,
पूरी पैथोफिजियोलॉजी हमारे शरीर की खराब हो जाती है। इवन जो कैंसर पेशेंट्स हैं, जो कि कीमोथेरेपी ले रहे हैं, रेडिएशन ले रहे हैं, उनमें भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। मतलब जो थेरेपी लेने वाले पेशेंट्स हैं, उनमें भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, और जो कोशिकाएं ठीक हो रही हैं, वो भी खराब होने लगती है। तो कीमोथेरेपी या फिर रेडिएशन थेरेपी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि वो थेरेपी तो मीनवाइल वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आगे चल के वो वैसे ही रहने वाली है। तो हमें करना क्या है? हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करना है, जिससे ये फ्री रेडिकल्स और आरओएस यानी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है वो कम बने, टिश्यू अल्ट्रेशन ना हो, टिश्यूज जो हमारे जैसे हमें शरीर ने दिया है वैसे ही रहें, और फिर पूरे शरीर की फंक्शनिंग अच्छे से चलती रहे। अब देखिए, कीमोथेरेपी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, ये क्या है? कैंसर ट्रीटमेंट में क्या होता है कि कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, मतलब जो कीमोथेरेपी में काम आते हैं, वह भी फ्री रेडिकल्स को जनरेट करते हैं, जिसके कारण भी सेल्यूलर डैमेज होता है और नेक्रोसिस होता है मैलिग्नेंट सेल का। कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। क्या क्या है कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट? कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, मतलब कीमोथेरेपी से जो टॉक्सिसिटी इंड्यूस हो रही है, कीमोथेरेपी से सेल्स मर रही हैं, सेल्स कम होती हैं, लेकिन उससे शरीर में टॉक्सिसिटी भी होती है। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड आरओएस, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज तो पैदा होती है, और उसके कारण जो कोशिकाएं खराब होती हैं। आरओएस इंड्यूस्ड ऑक्सीडेटिव डैमेज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनेगा और उससे ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, और रेडॉक्स स्टेट जब रहेगा, ऑक्सीडेटिव डैमेज होगा, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बन जाएगा, Recording in जो कि progress. इम्बैलेंस कर देगा। तो ये इम्बैलेंस जो है, ये हमारे हमारी प्रकृति में जो बैलेंस करने की जो एक क्षमता हमें दी थी हमारे शरीर को, वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो हमें क्या करना है? वेपन क्या है अब हमारे पास? एंटीऑक्सीडेंट्स एज प्रिसीजन वेपन इन वॉर अगेंस्ट कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी। हमें क्या चाहिए? शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट कम हो गए हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट का सप्लाई बढ़ाते जाना है। क्यों कम हो जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट? क्योंकि उनका शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट का जो डिफेंस है वो कम हो गया। यदि बॉर्डर पे हमारे शत्रुओं की संख्या बढ़ गई, तो हमारी सरकार क्या करेगी? और यहाँ से सैनिक भेजेगी, कुछ और भेजेगी जो शत्रुओं का सामना कर सके। तो हमें हमारे शरीर में क्या लेना है? ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लेना है, क्योंकि वो ही अभी इस कैंसर को हटा सकते हैं। Recording stopped. एंटीऑक्सीडेंट्स व्हेन गिवन कॉन्करेंटली, मतलब कंटिन्यूअसली जब हम एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, तो यह कीमोथेरेपी के साथ इंटरफेयर नहीं करता, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट जो कीमोथेरेपी के होते हैं वह कम करता है, नॉर्मल टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है, और इंक्रीज पेशेंट सर्वाइवल एंड थेरेपेटिक रिस्पॉन्स, मतलब पेशेंट के सर्वाइवल का जो होप है बढ़ाता है, और जो दवाइयों का उसका इसके ऊपर जो इफेक्ट आना चाहिए वो बढ़ाने में हेल्प करता है। तो कीमोथेरेपी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और एंटीऑक्सीडेंट, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझ के लीजिए, क्योंकि कीमोथेरेपी ही एक थेरेपी है जो हम कैंसर पेशेंट्स को अभी मतलब हॉस्पिटल्स में दी जाती है। उसके कारण भी जो टॉक्सिसिटी आती है उसको भी हम एंटीऑक्सीडेंट से कम कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स एंड कैंसर प्रिवेंशन। अब हम कैंसर प्रिवेंशन की बात